नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने चैनल अनिल कुमार हाथरस के माध्यम से श्री अनिल कुमार गुप्ता जी, उत्तर प्रदेश प्रांत उपाध्यक्ष भारतीय किसान संघ का इंटरव्यू कराने आ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हम ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। आज हम मिलवाते हैं भारतीय किसान संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री अनिल कुमार गुप्ता जी से। और इन्होंने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। लगभग 40-42 साल से पार्टी में रहे, बीजेपी के लिए कार्य किया, संघ के लिए कार्य किया और महत्वपूर्ण पदों पर शोभित किया, इन्होंने सुशोभित किया है। और जनता के बीच इनकी इतनी लोकप्रियता बनी हुई है, अगर कोई भी लोग इनसे आधी रात को आकर भी मिले तो उसके साथ तत्पर रहते हैं और लोगों की समस्या के लिए हमेशा साथ खड़े रहे हैं। और इन्होंने सभी वर्गों के लिए काम किया है, बिना जाति भेदभाव के लिए सभी वर्गों के साथ खड़े रहे हैं। और आज हम मिलवाते हैं, उनका परिचय कराते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम क्या है सर? हमारा नाम अनिल कुमार गुप्ता जी। इस समय आपके पास क्या दायित्व है? जो है मैं भारतीय किसान संघ उत्तर प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ। आपने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत कहाँ से की, कौन सी संघ से की है जो है, और आप कब से कार्य कर रहे हैं? मैं समाज के जीवन में 79 के आसपास, जिस समय जनता पार्टी का शासन था, उस समय से हम लोग लगातार संगठन में काम करते हैं स्वयंसेवक के रूप में। उसके बाद फिर राजनीतिक क्षेत्र में युवा मोर्चा बीजेपी के माध्यम से नगर इकाई से हम जुड़े और समय समय पर जो दायित्व मिला उसका निर्वहन किया, बिना दायित्व के भी काम किया कई कई सालों तक। और एक आशा के रूप में ये भरोसा बना रहा कि कहीं न कहीं जिम्मेदारी मिलेगी तो उसको निभाते रहेंगे, और मिली भी काफ़ी। किसान युवा मोर्चे में भाजपा में नगर इकाई से लेकर के नगर, जिला, उत्तर प्रदेश और ऊपर तक काम किया। और बीच में बहुत सारे चर्चा जीवन में आए, कई बार यातनाएं सहनी पड़ी, कई बार टकराव हुए विपक्षियों से, कई बार जेल जाना पड़ा। और काम करते करते सन 88 में जो होटल कांड हुआ, जिसमें 2 लोगों की हत्या हो गई थी, कांग्रेस के लोगों द्वारा कराई गई थी, उसमें भी रविंद्र बंटी हत्याकांड के नाम से संक्षिप्त हुआ। उसमें हम लोग पूरी भूमिका के साथ लगे और उसको पंजाब तक पहुंचाया। लड़ाई को लड़ा, पानी बिजली की समस्या को लेकर जुलूस हुआ तो उसमें हम लोग सब साथ थे। उसमें 2 लोगों की गोली लगी, उसके बाद उनकी हत्या हो गई। उसको लेकर हमने जेल में आंदोलन किया। जेल में रहे 2 महीने करीब, 1.5-2 महीने लगभग सन 88 में। उसके बाद लगातार आंदोलन चलता रहा, उसमें भी भागीदारी निभाई और यातनाएं सही। उसके बाद राम जन्मभूमि का जब मामला आया तो उसको लेकर के हमने तमाम साइकिल यात्राएं पूरे जिले भर के अंदर की। उस समय जिला अलीगढ़ हुआ करता था, तो उस समय एक नारा था कि बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, जन्मभूमि के काम ना आए वो बेकार जवानी है, जिस हिंदू का खून न खोले खून नहीं वो पानी है। ऐसे करके उसमें भी लगभग 100 महीने आगरा जिला कारागार में बिताने पड़े और तमाम तरह की यातनाएं सहते हुए संघर्ष करते रहे हैं। सर, आपने जो है राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष किया, जेल भी गए, आज वहाँ पर भव्य राम मंदिर बनना है, तो आज तो आपको संतुष्टि है जो है, क्या मेरा जो है मैंने जो कार्य किया, संघर्ष किया राम मंदिर के लिए और वो मंदिर बन रहा है आज? संतुष्टि है, पूर्ण जगह उत्साह है। इस काम के लिए हमने संकल्प किया था वो हो रहा है देश के अंदर। और हमने तो संघर्ष ही नहीं किया, बल्कि इसमें जब उमा भारती जी पूरे देश के अंदर राम जन्मभूमि का अलग जगा रही थी, तो गंडोबारा में उनका सभा थी। अलीगंज से हम लोग साथ साथ आए। जैसे ही प्रवेश किया तो वहाँ का चेयरमैन था, मुन्ना बड़सेन नाम था उसका, उसने हम लोगों पर हमला कराया उमा भारती जी के ऊपर।
तो वहाँ बाल बाल बचे। उसके बाद जब सभा स्थल पर पहुँचे तो पूरे शहर का माहौल गड़बड़ हो गया। वहाँ काफ़ी टकराव के बीच आमने सामने फाइट हुई और गोली 91 में मेरे कान पर लगी थी। और उसके बाद भी हम लोग टकराव संघर्ष करते रहे। सर जो है ये राम जी की ही कृपा है कि गोली आपके कान से होकर निकली और बाल बाल लगी जो है। और आज भी सामने बहुत तक जो बचे और जो है राम की कृपा से ही आज जो है वहाँ पे एक भव्य मंदिर बन रहा है। बड़ी खुशी है उसके लिए। और सर जो है अब जो है तुम्हारा 19 दिसंबर को दिल्ली में किसान गर्जना रैली हुई थी, तो उसके लिए आपकी क्या क्या मांग थी? देखिए, दिल्ली में जो रैली थी उसका उद्देश्य ये था किसानों की समस्या जो विशेष रूप से हैं। नंबर 1 तो किसान की जो फसल है उसकी लागत का लाभकारी मूल्य दिया जाए, क्योंकि किसान बड़ी मेहनत करके अपनी फसल उगाता है और तमाम जंगली जानवरों का प्रकोप रहता है और भी बहुत सारी समस्या रहती हैं। उस सबको पीड़ा को उठाते हुए वो अपनी फसल करता है, उसका लाभकारी मूल्य उसको नहीं मिलता। उनको दिलाने के लिए सर जो है वैसे कंपनियां हैं जो अपना उत्पाद बनाती हैं और अपना लाभकारी मूल्य रखती हैं, अपने वो उत्पाद का जो है वो मूल्य रखती हैं कि इतना हमारा लाभ हो गया, इतने हमारी कीमत आ गई। लेकिन किसान मेहनत करता है, उसका मूल्य निर्धारित करने का वक्त ही नहीं आता है। उसे तो कोई और ही करता है और बेचारा जो है मेहनत करता है, उसे 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पाती है, आत्महत्या कर रहा है किसान। और तो सर जो है देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। जो उसका प्रोडक्शन करता है, खेती में अपना अन्न उगाता है, उसको तो अपना मूल्य निर्धारित करने का मौका मिलता ही नहीं। उसका मूल्य कोई और निर्धारित करता है। लेकिन स्थिति यह है कि मूल रूप से किसान के सामने मजबूरी है और करे भी तो क्या करे। वही एक माध्यम होता है, उसके माध्यम से सारे काम करने होते हैं, ब्याह शादी वगैरह परिवार को चलाना होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपदा के कारण उसको बहुत बड़ी हानि हो जाती है, उससे भी जूझना होता है। उसको भी सरकार से कोई मुहैया शिकायत नहीं मदद नहीं हो पाती, उसके लिए हम लड़ाई लड़ते हैं, करते हैं, कोशिश करी है, दिलवाया भी है सर। और उसी लड़ाई को लेकर के हम लोग आगे बढ़े हैं। और दिल्ली की जो रैली है उसमें कई मांगे थी। किसानों के लिए लाभकारी मूल्य दिया जाए। नंबर 2, जो हमारे कृषि में काम आने वाले जो यंत्र हैं या कीटनाशक दवाएं हैं या कीटनाशक जो भी खेती में उपयोग करने वाला है उसको GST से मुक्त किया जाए। तीसरी मांग थी जो पराली है, जो पराली जलाने पर किसानों के खिलाफ जो मुकदमे लगाए जाते हैं और उनको जेल जाना पड़ता है, वो न हो और आगे जो मुकदमे उनको वापस लिया जाए। तीसरा, जो ISBT ST क्या बोलते हैं उसको, BT कपास, BT कपास, उसको भी मान्य किया जाए। तीसरा यह है कि जो सम्मान निधि है, सम्मान निधि को बढ़ा करके दूना किया जाए। सरकार ने बात मानी है और उसमें बहुत जल्दी निर्णय होने वाला है। सरकार चिंतन कर रही है, उसकी कमेटी बन गई है और बहुत जल्दी इस पर लाभकारी जो सम्मान निधि है, हमने तो दूने की बात करी है, अब वो कितना करेंगे ये अलग की बात है और जल्दी हो जाएगा। कितने दिन लग जाएंगे सर सम्मान निधि को दूना होने में? मैं समझता हूँ अधिक समय नहीं है, 10-15 दिन में इसका निर्णय हो जाएगा। महीना मान लो, महीना लगेगा नहीं, अंदर ही हो जाएगा। सर जो है BT कपास है उसका बहुत बीज महंगा आता है और वो किसानों को हर साल खरीदना पड़ता है। और वो ये अमेरिकी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, वो हमारे यहाँ देसी कपास होती थी, उसमें लागत भी कम आती थी और किसानों को उपज मिलती थी और वो बुवाई के लिए उन्हीं बीजों का पुराने वालों को इस्तेमाल कर लेता था। और जो अब जो GM फसल आई हैं इससे पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ रहा है और जो नई प्रतिरोध क्षमता वाले जीव पैदा हो रहे हैं, दूसरी फसलों पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। तो सर क्या इसके लिए सरकार आपकी जो मांग थी तो कुछ मंथन कर रही है? हमारे जो 5 बिंदु थे, 5 बिंदुओं पर सरकार चिंतन कर रही है और 5 बिंदुओं में एक 2 बिंदु बिल्कुल फाइनल स्थिति में है
और कुछ पर आगे चल के हो जाएगा। और जहाँ तक बीटी कपास का मामला है कि उसमें भी हमने उस विषय में है और सब पर चिंतन होगा, सारी समस्याएं सॉल्व होंगी। सर जो है महाराष्ट्र जो है राज्य है उसमें कपास सबसे ज़्यादा उगाई जाती है और जो है बीटी कपास सबसे ज़्यादा, और वहीं पर किसान आत्महत्या कर रहे हैं महाराष्ट्र में। तो कपास जो नुकसान हो रहा है तो इसे सरकार को लेना चाहिए संज्ञान में जो है, और अपनी देसी नस्ल की कपास जिससे किसान अपना अच्छा पैदावार करते थे और लागत भी कम आती थी, तो उसे मंजूरी मिलनी चाहिए। देखिए, ये सारे विषय हम कई सालों से सरकार से मांग करते चले आ रहे हैं और अभी नहीं, इसमें भी ये विषय है। और बीटी कपास का जो है, कपास जो देसी कपास हुआ करती थी वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की थी और पिछली सरकारों ने उनको किस लालच में, किस स्वार्थवश उसको मान्यता दी और वो गलत है। सरकार संज्ञान लेगी और नई रेट हम मांग करते हैं कि सरकार संज्ञान ले और महाराष्ट्र में हो रहे किसानों की आत्महत्या को रोके, नहीं तो एक बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। और सर जो है यहाँ पे जैसे कि भारतीय किसान यूनियन है, उन्होंने लगभग 1 साल तक आंदोलन किया और आपने जो है शांतिपूर्वक तरीके से एक दिन आकर के दिल्ली में लगभग पूरे भारत से 5 से 6 लाख लोग आए थे और कार्यक्रम को सफल हुआ आपका, और अपनी मांग सरकार के पूर्ण रखी। क्या आपकी एक दिन के आंदोलन से सरकार आपकी बात मान पाएगी? देखिए, ऐसा है कि हिंसा किसी चीज़ का समाधान नहीं है। मांग रखनी चाहिए, आंदोलन भी करना चाहिए, ये आवश्यक है। अपनी मांग के लिए हम तो मांग नहीं रखेंगे और अपनी मांगेंगे नहीं तब तक कोई सरकार किसी को देती नहीं। ये हमारा अधिकार है सभी किसानों का, और उन्होंने भी अपने तरीके से काम किया और हमने अपने तरीके से किया। हमने एक दिन में पूरे देश का कार्यक्रम रखा, पूरे देश के कोने कोने से किसान आए और करीब 2 लाख से अधिक किसान वहाँ इकट्ठा हुए और गर्जना रैली पूरे देश में गर्जना हुई। और जो किसान रैली में आया उसने जो सुना और जाकर जो वहाँ किया है देश के अंदर, तो उसमें जाके लोगों में जागृति आई है और किसान ये मानता है कि हमारे देश का जो किसान है वो कभी हिंसक नहीं है और जो लोग हिंसा करते हैं वो किसान नहीं हो सकते। क्योंकि अपना देश, अपने देश के खिलाफ कोई कार्रवाई करें या हमारे जो सैनिक हैं, हमारे सुरक्षा बल हैं, उन पर हमला करें, हमारे जो देश का झंडा है उसका हम अपमान करें, अपने जवानों पर हम हथियारों का प्रयोग करें, ये कोई राष्ट्रभक्त किसान या कोई नागरिक नहीं कर सकता। और जिन्होंने किया वो गलत किया और उसमें उसने वहाँ पुलिस के ऊपर जो हमले हुए वो ठीक नहीं थे, उसकी हम निंदा की, उसमें भी की और आज भी करते हैं। मांग रखने में कोई बुराई नहीं है, आंदोलन करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन एक तो चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। एक तो हम अपनी समस्याओं को लड़ रहे हैं, किसानों की समस्या उठाने की बात कर रहे हैं, दूसरी समस्या पैदा भी कर रहे हैं। जिससे उन्होंने दिल्ली के अंदर वहाँ का दूध बंद, सब्जी बंद, फल बंद, सब बंद किया और सारे राष्ट्रों को घेर के रखा लगभग 1 साल तक। वो गलत कदम था और उनके लिए सरकार कई बार बैठी, सरकार ने मंथन किया, उसने नेताओं को बुलाया, नेता बैठ के बातें भी कर गए, लेकिन बातें सफल नहीं हो सकी हठधर्मी के कारण। लेकिन फिर भी सरकार ने साहब अपना समय रहते सूझबूझ से काम लिया, लेकर के जो किसानों की मांग थी उसको मानते उसको अपना पीछे हटा लिया। सर जो सरकार ने जो 3 कृषि कानून बनाए थे उसमें थोड़ा बहुत कमी के अलावा कुछ ऐसे प्रावधान थे जिनसे किसानों की आय में वृद्धि होती, वो अपनी उपज को कहीं भी बेच सकते थे, ऑनलाइन बेच सकते थे, तो उनको लाभ मिलता। लेकिन जो है आंदोलन के कारण पूरा ही कानून सरकार ने वापस लिया। क्या सरकार जो है अब कोई ऐसा प्रावधान लाए जिससे कि किसान अपनी उपज को कहीं भी देश में बेच सकें, ऑनलाइन बेच सकें, जिससे जैसे किसान जैविक खेती करते हैं जो किसान, तो वो अच्छा उत्पाद बनाते हैं, और जब तक उनका ब्रांडिंग नहीं होगी तो उन्हें अच्छा मूल्य नहीं मिल पाता है, तो वो जैविक कृषि क्यों करेंगे, क्योंकि उसमें उपज कम होती है। और अगर उनका प्रचार हो, विदेशों में बहुत जैविक उत्पादों की, कृषि के उत्पाद हैं, उनकी बहुत मांग है, और जिससे हमारा विदेशी मुद्रा आएगी और किसान भी मजबूत होंगे, उनकी आय भी बढ़ेगी, लागत कम होगी। तो सर जो है
जैविक जो है, कोई जैविक कृषि के लिए सरकार प्लानिंग करे और वो ये कानून जो वापस लिए हैं, क्या दोबारा उन्हें थोड़े जो कुछ प्रावधान गलत थे उन्हें हटा करके वापस लाएगी? देखिए, एक तो मैं आपको बता दूं, जैविक पर ही मैं बता रहा हूँ। जो हमारी गाय होती है ना, जो हमारी गाय है वो हमारे लिए पूजनीय है, हिंदू समाज के लिए और क्या पूरे नागरिकों के लिए। और इसी को मानते हुए हमारे यहाँ एक कंपनी है, उसने गाय के मूत्र को, उसको पेशाब जो होता है उसको दूध के भाव पर खरीदने का ऐलान किया है, जिससे गाय की उपयोगिता बढ़ेगी। जब गाय के मूत्र की उपयोगिता बढ़ेगी तो जो और दूध के रेट में मान लो 50 रुपये लीटर 60 रुपये लीटर जो भी है, तो ये अपने में बहुत बड़ी बात है। पहली बात। दूसरी बात यह कि हमारे यहाँ जो कृषि है, रासायनिक खेती होने के कारण काफ़ी ज़मीनें खराब हो गई हैं, उनमें फसल होना कम हो गया। कई जगह ऐसा देखने को मिला कि तो जब फसल बेकार हो गई, ज़मीन खराब हो गई, उसको निकाल कर मिट्टी निकलवा के तो उसमें या मिट्टी डलवा के उन्हें उसको ठीक किया है। तो जो हम शहर के देश के अंदर जहर बो रहे हैं रासायनिक रूप में, तो जहर का असर तो कहीं नहीं होगा। वो मानव पर भी पड़ रहा है, पशु पर भी पड़ रहा है, प्राणी मात्र पर पड़ रहा है, क्योंकि वह खा रहे हैं जैसा ही फिर उसका समाज में है। आप दूध भी पीते हैं, भले ही आप भैंस के नीचे से लेके आ रहे हैं, तो वो भी जहर मुक्त नहीं है, उसमें भी कहेंगे पोषण, उसके कारण हमको सारी बीमारियां बहुत सारे रोग हो रहे हैं। हाँ, उसमें भी यूरिया की मात्रा काफ़ी आती यूरिया है या रासायनिक की मात्रा उसमें कहेंगे आती है, इस कारण जो दूध है। दूसरा क्या है, जो हम पशुओं को जो चारा देते हैं वो भी पॉइजन है, स्लो पॉइजन मान लीजिए उसको, धीरे धीरे उसको नुकसान होता है। ये सारी चीज़ें किसान जब जैविक पर आ जाएगा, और उसमें एक चीज़ करने, लेकिन किसान को थोड़ा मेहनत ये करनी पड़ेगी कि हम जो मछली पर आधारित हो गए, तो मछली पर आधारित होकर जो पुरानी पद्धति थी, छोटे जो किसान थे, मध्यम किसान थे, वो अपने बैलों का या पशुओं का इस्तेमाल करें, तो मैं समझता हूँ उसकी लागत कम होगी। रासायनिक जो खाद है वो घर में अपने आप स्वयं कर लेता है किसान, आम तरीके से गाय का मूत्र है, पशु का मूत्र है, गोबर है, उसमें थोड़ा करके, और तो हम तकनीकी है और उसका प्रयोग करें तो रासायनिक को कम करें, जैविक को करना, उसकी मात्रा धीरे बढ़ाएगा तो किसान को लाभ होगा और जनता को भी लाभ होगा, देश खुशहाल रहेगा। सर ये कह रहे हैं कि जो है जैविक उत्पाद जो किसान उपजाएगा और उसका जो है अलग से कोई प्रचार प्रसार हो, जैसे कि कोई अपना प्लेटफॉर्म बन जाएगा, वो अपने जैविक उत्पादों को यहाँ पर बेच सके, जिससे उन्हें अच्छा मूल्य मिल सके। और जो जैविक खाने वाले लोग हैं तो उन्हें भी पता नहीं है कहाँ पे मिलेगा, कौन जैविक है, क्या है। बहुत से लोग तो रासायनिक से उगाते हैं, कहते हैं जैविक है, तो उन्हें भी अच्छा उत्पाद नहीं मिल पाता है। तो सरकार एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए जहाँ पे किसान अपने जैविक माल को बेच सकें और जो खाने वाले हैं उन्हें मिल सके। तो कोई प्लेटफॉर्म पे सरकार ऐसा कोई, देखिए, इस विषय पर हम लोगों ने कई वर्षों से विषय को रखा उठाया है, और हमने जो कृषि मंत्री है शिव प्रताप शाही जी, संगठन के माध्यम से सरकार से भी बात की है और सरकार ने माना भी है, और जिला स्तरों पर भी अधिकारियों से बात की है। तो हमने कहा जो मंडी समिति जहाँ है, मंडी समिति में कुछ निर्धारित कर दिया जाए स्थान, उसका पॉइंट जो है कि इतनी दुकानें जैविक की रहेंगी, उसमें सब्जी है, अन्न है, और आपका जो भी चाहे ऑयल है, जो भी है, उसको 83% से 88% से हो, उसकी गारंटी हो। लेकिन मान लीजिए आटा 30 रुपये किलो हम खरीदते हैं और वो हमको 35 का मिल जाए केजी का, और लेकिन हो गारंटी, तो जो हमारा जो समाज है देश का, उसको खरीदने में कोई कोताही नहीं करेगा और किसान को भी लाभ होगा। लेकिन किसान को फसल की जो लागत वो कम करनी पड़ेगी। वो कैसे हो सकती है? आप रासायनिक उपयोग करेंगे, ये बीज लगाएंगे तो नहीं हो सकती। आप जमीन 20 बीघा है, आप तुम ट्रैक्टर से इस्तेमाल कर रहे हो, ट्रैक्टर हो कम तो 100 बीघे वाले पर ठीक चलेगा, और 20 बीघे में ट्रैक्टर वाला करेगा तो नहीं चला सकता। पहले 60-60, 70 बीघा जमीन लोग बैलों से करते थे, और मैं तो स्वयं किसान परिवार से रहा हूँ और आज भी किसान हूँ, समझे। तो आज भी हमारे यहाँ लोग बैलों से खेती करते हैं, और
लागत फल उसका लाभ मिलता है उनको, तो आना पड़ेगा उनको जैविक पर। सर जो है जैविक, जैसे कि अब सरकार सब्सिडी यूरिया पे दे रही है, डीएपी पे दे रही है, लेकिन और ये इसका लाभ बड़े किसान ले जाते हैं, छोटे किसानों को लाभ इसका मिल ही नहीं पाता है। और हमारे यहाँ पर 86% लघु और सीमांत किसान है, सूक्ष्म और सीमांत किसान है, उनके पास छोटी जोतें हैं, वो ने तो यूरिया मार्केट रेट पे ख़रीदना पड़ता है, डीएपी, तो इसे बड़ा किसान नहीं ले जाते हैं। तो इसे डायरेक्ट सीधे किसानों को मिले इसका लाभ, जो है उनके खाते में भेजा जाए, पैकेट पे ना दे करके। और दूसरा ये है कि जैविक कृषि के लिए सरकार कुछ योजना बनाए, जैसे कि अब वो जैविक कृषि करेगा तो उसे यूरिया डीएपी की ज़रूरत नहीं है, तो सरकार का सब्सिडी का बोझ कम होगा। सब्सिडी का बोझ कम होगा तो उसे जैविक लोगों को दे, उसे मदद को। तो ठीक है बिल्कुल, हम लोगों ने इस विषय पर काम किया है। देखिए हम लोग, हमारा संघ ने इस विषय पर कई तरीके से काम कर रहा है। एक तो गौ आधारित प्राकृतिक खेती, गाय से, गाय का गोबर है, गाय का मूत्र है, गाय का जो, ये हमारे यहाँ कृषि में कहाँ कहाँ काम आ सकता है और कैसे आ सकता है, किस रूप में आ सकता है, इसके लिए हमारे भारतीय किसान संघ ने दीनदयाल धाम फरे में एक 3 दिन का 4 दिन का वर्ग लगा था। इसमें तमिलनाडु से डॉक्टर, क्या नाम था उनका, राघवन जी ने पूरे जो वर्ग था, करीब 150-200 लोगों का था, उनको पूरा प्रशिक्षण दिया। और उन्होंने ऐसी कई चीज़ें थी, गाय का खाद बनाने का तरीका, गाय का उसके लिए स्प्रे करने का भी तरीका, और दवाओं से औषधि निर्माण का भी, उसमें आप दवाएं भी बना सकते हैं, और कहाँ कहाँ उसका प्रयोग हो सकता है, सारी चीज़ों पर। धूप बत्ती बन सकती है, अगरबत्ती बन सकती है, गाय के गोबर से धूप बत्ती बन सकती है आराम से, और बना भी रहे लोग, चल रहे हैं काफ़ी। तो इस पर हमें करना पड़ेगा। हमें ये इसमें कि हम सरकार से मांग चाहते हैं कि जो पशुधन है, पशुधन और पशु का जो खेती में कहाँ प्रयोग है, हमें उसके लिए सब्सिडी भी सरकार तय करे। हम अगर कोई व्यक्ति पशु लेता है, चाहे वो बैल लेता है या गाय पर तो है, बाकी पशु पर नहीं है। जैसे बैल है या वो बोलते हैं भैंसा, जैसे बोलते हैं, तो भैंस होती है उसका जो होता है उसको भैंसा बोलते हैं। और इनको जो है खेती में प्रयोग है, तो इनको जो है ये दी जाए कि इन पर सब्सिडी दे। मान लीजिए कोई बैल अगर मान लो 10,000 रुपये का है या 20,000 रुपये का है, तो 20,000 में 5,000 की सब्सिडी दे, या जितना दे सकते हैं अधिकतम, तो लोगों की मानता बढ़ेगी। और ये भी पशुओं को, हमारी जो गाय है और जो पशु है, भैंस है, उसकी भी मानता बढ़ेगी और किसान उसको आएगा। दूसरा क्या है, जो खेतों पर वृक्ष है, हम वृक्षों को, वृक्ष भी किसानी में सहायक है। जैसे खेत में वृक्ष और घर पे भैंस गाय, ठीक है ना, ये दोनों चीज़ें किसानी के लिए सहायक हैं और करनी चाहिए किसानों को। और सरकार को भी चाहिए इस पर जो सब्सिडी हो सकती है, चाहे वो उसके खाद के रूप में, या मान लीजिए जैविक दवाओं के रूप में। जैविक खर्चा तो कुछ है नहीं,